आज हम करेंगे एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक्सेप्टेंस क्या है? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर करता है या प्रपोजल करता है और वो दूसरा पर्सन पहले पर्सन का प्रपोजल या ऑफर अग्री कर लेता है या अपनी असेंट दे देता है, यानी अपनी मर्ज़ी से उसको अग्री कर लेता है, कह देता है कि मुझे तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशंस सही लगे, तो उसको हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज दो लोग हैं, ए ने अपना हॉर्स 20,000 के लिए बी को ऑफ़र किया। बी ने कहा कि ठीक है, मैं ये हॉर्स खरीद लूँगा 20,000 पे। तो इसका मतलब क्या है? ए कौन हुआ? ऑफरर, जिसने ऑफ़र किया है, और क्योंकि बी ने वही टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए अपनी जो सहमति है वो बताई है, तो दैट मीन्स बी कौन हुआ? एक्सेप्टर, जिसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस केस में बी ने जो हॉर्स खरीदा है बस 20,000 का, या ये कहा है कि मैं इन टर्म्स पे ये चीज़ खरीदने के लिए रेडी हूँ, उसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस। देन जैसे हमने ऑफ़र की कुछ लीगल रूल्स किए हैं, उसी तरीके से एक्सेप्टेंस के भी कुछ लीगल रूल्स हैं जो कि मानने ज़रूरी हैं, जिसके साथ ही हम कह सकते हैं कि वो एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड रहेगा। फर्स्ट है, मस्ट बी गिवन बाय द पर्सन whom the offer is made। अब सेम एग्जांपल लेते हैं, अगर ए और बी की बात करें, ए ने हॉर्स बेचने के लिए ऑफ़र किया 20,000 में, सिर्फ बी ही है जो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है या अपनी असेंट दे सकता है। उसके अलावा कोई भी और पर्सन हो तो वो अगर अपनी असेंट दे देता है या वो अपनी रजामंदी दे देता है, उस केस में ये जो एक्सेप्टेंस है ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज ए ने अपना बिजनेस बी को बेच दिया, लेकिन उसने अपने कस्टमर्स जो कि मान लीजिए सी थे, उसको नहीं बताया। ठीक है, अब सी ने अपना ऑर्डर प्लेस किया। सी किसको अपना ऑर्डर प्लेस करेगा? ए को, क्योंकि उसको नहीं पता कि ए ने अपना बिजनेस बी को बेच दिया है। अब क्योंकि सारा बिजनेस अब बी हैंडल कर रहा है, तो बी ने देखा, बी ने ऑर्डर को पूरा जो है प्रोसेस किया और अगेन सी को दे दिया। जब बी से ऑर्डर आया सी के पास, तो सी ने प्राइस पे करने से मना कर दिया। सी ने कहा मैं पेमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा तो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। मैंने जो ऑफ़र दिया था, मैंने जो बेसिकली जो खरीदा था सामान, वो किसके साथ, किसको ऑफ़र दिया था? ए को। तो सिर्फ ए ही जो है मेरा ऑर्डर प्रोसेस कर सकता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करी, इसलिए मैं तुम्हें पैसे पे नहीं करूँगा। बी कोर्ट में गया, बट इट वॉज डिसाइडेड बाय द कोर्ट कि सी इस केस में सही है, सी चाहे तो पैसे नहीं पे करे, क्योंकि बी और सी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिसको ऑफ़र दिया जाता है, सिर्फ वही पर्सन ही एक्सेप्ट कर सकता है उस ऑफ़र को, और कोई पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, जो भी एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए। एब्सोल्यूट मतलब वो, जैसे मैंने आपको कहा, ए ने अगर अपना हॉर्स बेचने के लिए ऑफ़र किया है बी को 20,000 रुपीज़ में, तो अगेन बी जो है एज इट इज़ वही टर्म्स एंड कंडीशंस में ही उसको खरीदेगा। उसमें थोड़ी सी भी डेविएशन, थोड़ा सा भी चेंज वो नहीं कर सकता। अगर बी एक्सेप्ट करते वक्त, सपोज सेम एग्जांपल में ए ने कहा कि 20,000 में अपना हॉर्स बेचना चाहता हूँ, मैं ऑफ़र कर रहा हूँ बी को। बी ने कहा ठीक है, मैं ये सेम हॉर्स खरीदने के लिए रेडी हूँ, मैं 19,500 रुपये तुम्हें अभी दे दूँगा, 500 रुपये में शाम तक दे दूँगा। तो भी वो एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ए ने ऑफ़र किया था वही टर्म्स एंड कंडीशंस पे बी जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसमें थोड़ी सी भी चेंज, 500 रुपये की भी चेंज, 2 रुपये की भी चेंज उस ऑफ़र में एक्सेप्टेंस को इनवैलिड बना देती है। तो इसलिए कहते हैं कि वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए सब कुछ एब्सोल्यूट होना चाहिए, एज इट इज़, मतलब वही टर्म्स एंड कंडीशंस में होना चाहिए। थर्ड, इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर। तो बेसिकली जैसे अगर आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, तो
यूजुअल मैनर क्या होगा कि आप रिटर्न में दो। रिटर्न में कैसे? बाय पोस्ट दो, पहले टेलीग्राम चलते थे उसके थ्रू दो, या फिर ईमेल भेजो, ठीक है। तो रिटर्न में भी आप एक्सेप्टेंस अपनी जाहिर कर सकते हो। या उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि कई बार बाय कंडक्ट या बाय वर्ड्स, जैसे टेलीफोनिकली, ठीक है, थ्रू वर्ड्स आपने बोल दिया कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वो भी वैलिड है। या फिर कई केसेस में बाय कंडक्ट भी हम अपनी एक्सेप्टेंस जाहिर कर सकते हैं। बाय कंडक्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस चल रही हैं पब्लिक की, ठीक है, पब्लिक के लिए, तो आपने क्या किया? आप बस में चढ़े, तो आपने क्या किया? बस ने आपको ऑफर दिया था कि वो एक जगह से दूसरी जगह आपको ले जाएंगी। आपने क्या कहा? ठीक है, मैं जाने के लिए रेडी हूँ, मैं पैसे पे करने के लिए रेडी हूँ उस डिस्टेंस के, इसीलिए आप उस बस में चढ़ गए। द मोमेंट आपने उस बस में स्टेप इन किया, तो आपने मतलब वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है। आपने उसमें रिटर्न में कुछ नहीं लिख के दिया कि मैं आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आपने बोला नहीं कुछ, सिंपली कंडक्टर आपके पास आया, टिकट कटवाई आपने और उसको पैसे दे दिए। तो दैट मीन्स जैसे ही आपने बस में स्टेप किया तो आप रेडी हो गए, आपने एक्सेप्ट कर लिया उसका ऑफ़र। तो यही चीज़ है कि जब आप एक्सेप्टेंस देते हो, वो किसी भी तरीके से जो रीज़नेबल मैनर है, जो सही मैनर है, और रीज़नेबल मैनर एज सच बताया नहीं गया है लॉ में, वो डिफरेंट केसेस के लिए, डिफरेंट सिनेरियोज़ के लिए डिफरेंट हो सकता है। सपोज़ एक पर्सन आपको टेलीफोनिकली ऑफ़र कर रहा है, तो नेचुरली आप उसको बैठ के पोस्ट नहीं करोगे एक्सेप्टेंस के लिए, आप उसको देयर एंड देन अपनी एक्सेप्टेंस बता सकते हो। थ्रू वर्ड्स आपने बता दिया। किसी ने आपको रिटर्न में बाय पोस्ट बोला, ऑफ़र किया कुछ, तो आप बाय पोस्ट उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। उसके केस में अगर आप टेलीफोनिकली बताओगे तो वो सही रीज़नेबल मैनर नहीं माना जाएगा। तो उस तरीके से केस टू केस वेरी करेगा कि क्या रीज़नेबल मैनर है, और उसी तरीके से आपको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। फोर्थ है, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर ने सोचा कि ए ने मुझे ऑफ़र दिया है, ऑफ़र बहुत अच्छा है, तो बी ने मन में सोच लिया कि ठीक है, मैं एक हॉर्स 20,000 में ख़रीद लूँगा, ठीक है, और वो उसको बताना भूल गया, तो नेचुरली वो एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। जब तक आपने वो चीज़ बताई नहीं, कम्युनिकेट नहीं की, तब तक आपकी एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जब आपने एक्सेप्टेंस कर ली है, जब आपने उसका ऑफ़र को असेंट दे दी है, आप अग्री कर गए हो, तो आप उसको बताओगे तो सही। अगर आप नहीं बताते तो फिर वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं रहता। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा केस था जिसमें बेसिकली क्या था कि एक पर्सन, उसको एक कम्युनिटी में डिसाइड किया गया कि ये एज अ चेयरमैन हम इसको अपॉइंट करेंगे, ठीक है। उसके लिए रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। उस पर्सन को नहीं पता, ठीक है, कि रेजोल्यूशन पास हो चुका है और उसको चेयरमैन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। उस कम्युनिटी के किसी इंसान ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जाके उसको बता दिया कि ऐसे ऐसे तू पक्का सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है, तेरे लिए हमने रेजोल्यूशन भी पास कर दिया है। अब उसके बाद कुछ दिन बाद कम्युनिटी ने रेजोल्यूशन कैंसिल कर दिया और उस पर्सन को अपॉइंट नहीं किया। उस पर्सन ने जाके कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आपके पास कोई और प्रूफ था, कोई रिटन में प्रूफ था कि आपको एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया जा रहा है या किया गया है। उसने कहा नहीं, इस पर्सन ने मुझे बताया था। तो नेचुरली क्योंकि वो पर्सनल कैपेसिटी में बताया था, कोई ऑफिशियली कुछ रिटन में एक्सेप्टेंस नहीं आई थी, तो उस केस में इट वाज डिसाइडेड बाय द कोर्ट कि इस पर्सन को जो है चेयरमैन के लिए अपॉइंट नहीं किया गया। तो ये जो केस बनता है, इसमें वो पर्सन केस हार गया। तो यही चीज़ है कि अगर एक्सेप्टेंस होती है तो वो क्लियरली कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, ऑफरर को बताना पड़ेगा कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तभी वो वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। नेक्स्ट, इट मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो ये नहीं है कि ऑफ़र आया आज आपके पास कि मैं अपना हॉर्स बेचने के लिए रेडी हूँ 20,000 के लिए,
आपने 6 महीने लगा दिए सोचने के लिए, 6 महीने बाद आपको याद आया कि मैंने तो इसको एक्सेप्टेंस दी नहीं, अब सही लग रहा है, अब मैं उसको कॉल करके बोल देता हूँ कि हाँ मुझे, या रिटन में लिख के बोल देता हूँ कि मुझे वो डील मंजूर है। तो ऐसा नहीं होता। रीज़नेबल टाइम जो है उसी टाइम में ही आपको अपना एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। अगेन रीज़नेबल टाइम केस टू केस वेरी करेगा। आप क्या कर सकते हो, अगेन जब आपको ऑफ़र आया है, आप उसके कुछ दिन के साथ ही जब आपको लगता है कि प्राइसेस वेरी नहीं कर सकते, ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसी चीज़ है, प्राइसेस वॉलेटाइल तो नहीं है उस चीज़ के, तो आपको अपनी एक्सेप्टेंस उसी टाइम विद इन देनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी एक्सेप्टेंस उसके बाद वैलिड नहीं मानी जाएगी। अगेन मैं बता रही हूँ कि रीज़नेबल टाइम क्या है, वो एक्चुअल में लॉ में नहीं लिखा, क्योंकि वो केस टू केस वेरी कर सकता है कि किसी केस में रीज़नेबल टाइम 6 महीने हो सकता है, किसी में 5 दिन हो सकता है, किसी में साल हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि आपको किस चीज़ का ऑफ़र दिया गया है। नेक्स्ट है मस्ट सक्सीड टू ऑफर। एक्सेप्टेंस हमेशा ऑफर के बाद आएगी। आपको ऑफर किया गया है, उसके बाद ही आप एक्सेप्ट करोगे। अगर आपको ऑफर ही नहीं किया गया तो आप एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। यानी कि अगर हम शेयर्स की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि पहले आप एप्लीकेशन मनी देते हो, फिर अलॉटमेंट होती है। अब बेसिकली कंपनी ने आपको ऑफ़र ही नहीं करा, कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस ही इशू नहीं करा, और आप सोच रहे हो कि आपको अलॉटमेंट क्यों नहीं हुई। ठीक है, आपने एप्लीकेशन मनी दे दी उनको, उन्होंने ऑफ़र नहीं किया था, तो आपने एप्लीकेशन मनी दे भी दी तो भी अगेन वो गलत है, आपकी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑफ़र हुआ ही नहीं था। सबसे पहले ऑफ़र दिया जाएगा, फिर एक्सेप्टेंस होगी। हमेशा ऑफ़र के बाद एक्सेप्टेंस आएगी, ऑफ़र के पहले कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं आ सकती। इसके बाद मेन पॉइंट है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ज़रूरी है कि हमें पता हो कि ऑफ़र कब कम्युनिकेट किया गया है, ठीक है, एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट की गई है, या रेवोकेशन कब कम्युनिकेट किया गया है। ये ज़रूरी इसलिए है कि जब कोई ऑफ़र करने के बाद कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, या एक्सेप्टेंस के बाद दोनों पार्टीज़ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये डिसाइड कर सके कोर्ट कि ऑफ़र कब हुआ था, एक्सेप्टेंस कब वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, तो कब पता चला एक्सेप्टेंस का, कब पता चला ऑफ़र का एक्सेप्टर को, तो ये सारी चीज़ें लॉ देखता है और फिर उसके बाद सॉल्यूशन या जस्टिस प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफ़र। ऑफ़र कब माना जाएगा कि कंप्लीट हो चुका है। जैसे अगर ए ने ऑफ़र दिया बी को कि मैं अपना हॉर्स सेल करना चाहता हूँ तुम्हें 20,000 रुपीज़ में, तो उस केस में जैसे ही बी को पता चला, सपोज़ ए ने पोस्ट किया था ये पूरा चीज़ कि मैं ये वाला हॉर्स है, उसकी ये ट्रेड्स हैं, ठीक है, ये कलर है, इतने प्राइस पे मैं तुम्हें सेल करना चाहता हूँ। 4th को उसने पोस्ट करी ये लेटर, 6th को बी के पास पहुँची, तो बेसिकली 6th को हम मानेंगे कि जो है ऑफ़र हुआ है। तो कम्युनिकेशन ऑन ऑफ़र में क्या होता है, हम कब मानेंगे कि ऑफ़र किस डेट को गया, जिस डेट को एक्सेप्टर के पास पहुंचा वो ऑफ़र, उस डेट को माना जाएगा कि ऑफ़र की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है, कि जो ऑफ़र है वो इस डेट को मिला है। ठीक है, तो ये नहीं माना जाएगा कि 4th को, अब ए ने तो पोस्ट 4th को ही कर दी थी लेटर, लेकिन यहाँ पे 4th का कोई रूल नहीं है। जिस डेट को एक्सेप्टर के पास पहुँचा वो ऑफ़र, उस डेट को माना जाएगा कि ऑफ़र कंप्लीट है, वैलिड किस डेट को हुआ, 6th को। अब दूसरा आते हैं, एक्सेप्टेंस किस डेट को मानी जाएगी। इसके लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़, एज अगेंस्ट प्रपोजर या ऑफरर, जो पर्सन ऑफ़र कर रहा है, उस केस में हम कब मानेंगे कि उसके लिए एक्सेप्टेंस कब आई, और जिस पर्सन ने एक्सेप्ट किया उसके बेसिस पे हम मानेंगे कि उसको एक्सेप्टेंस उसने कब भेजी। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, ए और बी का।
बी ने अपना हॉर्स 20,000 पे बेचने के लिए उसने 4th को बी को लेटर लिखा। बी के पास लेटर पहुंचा 6th को, ठीक है। 6th को लेटर पहुंचने के बाद 7th को बी ने ये एक्सेप्टेंस अपनी भेज दी और 9th को ए के पास वो एक्सेप्टेंस लेटर पहुंच गई। अब इन सारी केसेस में ए की तरफ से हम कब मानेंगे कि ए को एक्सेप्टेंस कब पता चली? 7th को, जिस दिन बी ने लेटर पोस्ट कर दी, ठीक है, उस दिन हम मानेंगे कि जो है एक्सेप्टेंस ऑफरर के पास आ चुकी है, चाहे लेटर एक्चुअल में उसके पास रिसीव 9th को हुई है, लेकिन क्योंकि बी ने पोस्ट कर दी तो ए अब 7th के बाद या 7th को ऑफर ख़त्म नहीं कर सकता, रिवोक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बी अपनी एक्सेप्टेंस दे चुका है, चाहे ए को अभी पता भी नहीं है, क्योंकि पोस्ट हो चुकी है लेटर। तो इसलिए अगर सपोज ए जो है वो 7th को सोचता है या 8th को सोचता है, क्योंकि उसके पास तो अभी तक लेटर आई नहीं, उसने सोचा अभी लेटर नहीं आई है, 8th को वो सोचता है कि मैं ये ऑफ़र जो है इसको रिवोक कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। वो नहीं कर पाएगा, कोर्ट में केस जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वैलिड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 7th को ही जो है एक्सेप्टेंस भेज दी गई थी, चाहे ए को नहीं मिली थी। तो इन दिस केस एज अगेंस्ट द प्रपोजर या ऑफरर, इसीलिए ये डेट्स ज़रूरी हैं पता होनी, क्योंकि उस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि जो ऑफरर है वो कब ख़त्म कर सकता है अपने ऑफ़र को, या जो एक्सेप्टर है वो कब ख़त्म कर सकता है, कब वैलिड एक्सेप्टेंस उसकी मानी जाएगी, कब वो रिवोकेशन हो सकती है, कब वो कैंसिल कर सकते हैं एक्सेप्टेंस। इन्हीं डेट्स के लिए हमें ज़रूरी है इस चीज़ को, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। दूसरी चीज़, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। अब ये तो ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देख लिया कि वो 7 के बाद जो है ऑफ़र को ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए एक्सेप्टेंस आ चुकी है। लेकिन एक्सेप्टर के लिए, बी के लिए, वो कब तक जो है उसकी एक्सेप्टेंस वैलिड रहेगी? जब तक ए के पास वो नहीं चली जाती, यानी 9th तक। 9th से पहले बी जो है अपनी एक्सेप्टेंस ख़त्म कर सकता है। लेकिन 9th को रिसीव हो गई ए को लेटर, अब 9th के बाद वो अपनी एक्सेप्टेंस को कैंसिल नहीं कर सकता, रिवोक नहीं कर सकता। सो ये चीज़ है, बी के लिए उसकी एक्सेप्टेंस जो है 9th को वैलिड होगी, ए के लिए एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुई है? 7th को। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है पता होना, क्योंकि तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि जस्टिस किसको कब मिलेगा, कब जो है। अगर मतलब डेट्स आपको नहीं पता होंगी तो फिर आप कंपनसेशन कितना मिलेगा और कंपनसेशन मिलेगा आपको इस केस में या नहीं मिलेगा, आप नहीं डिसाइड कर पाओगे जब तक आप ये टॉपिक अच्छे से नहीं पता कर लेते कि एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होती है, ऑफर कब कम्युनिकेट होता है। तीसरी चीज़, कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन। अब रेवोकेशन में भी, यानी जिस पर्सन ने कैंसिल किया है, ठीक है, कैंसिल कर दिया है, चाहे वो ऑफ़र कैंसिल किया हो, चाहे वो एक्सेप्टेंस कैंसिल की हो, तो वो कम्युनिकेशन कब मानी जाएगी? 2 तरीके से। जिसने कैंसिल की है रेवोकेशन, ठीक है, उस केस में जब उसने पोस्ट कर दी, ठीक है, उस केस में उसकी रेवोकेशन मानी जाएगी। और जिसको रेवोकेशन की है कम्युनिकेट, तो उसको जब उसकी नॉलेज में आ गई तब रेवोकेशन कंप्लीट मानी जाएगी। इसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं। इस केस में सपोज ए ने ऑफ़र किया बी को कि वो अपना हॉर्स जो है 20,000 रुपीज़ पे बी को ऑफ़र करता है बाय करने के लिए, और वो ये सब एक लेटर में लिखता है 1 अगस्त को, और बी को वो लेटर पहुंचती है 3 अगस्त को। अब इस केस में 1 को ऑफ़र किया, लेकिन बी के पास वो ऑफ़र 3 अगस्त को पहुंचा। बी ने एक्सेप्ट किया वो ऑफ़र लेटर में लिख के, 4 अगस्त को उसने वो लेटर पोस्ट की, और ए के पास वो लेटर पहुंची 6 को। अब ए ने इन द मीन टाइम
बेसिकली रिवोक कर दिया ऑफ़र। कब? उसने 3rd को लेटर पोस्ट कर दी कि मुझे जो है ये ऑफ़र जो है नहीं देना, मैं ये ऑफ़र वापस कर रहा हूँ। तो रेवोकेशन ए ने लिख दी, लेटर पोस्ट कर दी 3rd को, 3rd अगस्त को, ठीक है। अब बेसिकली बी के पास तो वो पहुँची होगी 5th को, लेकिन 5th को पहुंचने से पहले 4th को ही बी एक्सेप्ट कर चुका था ऑफर। अब इस केस में क्योंकि एक्सेप्टेंस पहले हो चुकी है, रेवोकेशन की कम्युनिकेशन हम कब मानते हैं? जब जिसको रेवोकेशन गई है उसकी नॉलेज में आ जाए, विच इन दिस केस इज 5th अगस्त, ठीक है। जब उसको पता चला कि दूसरी पार्टी ने कैंसिल कर दिया है ऑफर, उस केस में हम उस दिन की रेवोकेशन को मानते हैं। यानी बी के लिए 5 अगस्त को जो है ऑफ़र कैंसिल हुआ, लेकिन वो तो 4th को ही एक्सेप्ट कर चुका था। तो इस केस में कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड ही रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस पहले हो चुकी थी रेवोकेशन से। इसीलिए ऑफ़र कब हुआ, एक्सेप्टेंस कब हुई, रेवोकेशन कब मिली पार्टी को, ठीक है। ये सारी डेट्स आपको पता होनी ज़रूरी है ताकि ये आपको पता चल सके कि आप कब कैंसिल कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट और किस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड ही रहेगा, कैंसिल नहीं होगा। ऐसे ही बिजनेस लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस टेल्स को।